हाय एवरीवन। देखिए, मैं फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ज़रा इस क्वेश्चन पे विचार करिए और चेक करिए कि क्या ये क्वेश्चन सही हैं। अगर सही हैं तो फिर कोई बात नहीं, अगर सही नहीं है, रॉन्ग है, तो फिर क्यों रॉन्ग है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोथ रोशनी एंड तनु डू नॉट गो टू स्कूल। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है तो कोई बात नहीं, इनकरेक्ट है तो फिर क्यों इनकरेक्ट है। सेकंड है नाइदर सी इज सैड नॉर हैप्पी। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। थर्ड है बोथ मोहन एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट टू प्ले। सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट है तो फिर कोई बात नहीं, इनकरेक्ट है तो फिर क्यों। फिर ये देखिए, ये डॉट डॉट है, यू आर आई गोइंग नाउ। अब इसमें ये जो खाली स्थान है इसमें इज एम आर इसमें से एक फिल करना है कि कौन सा यहाँ रहेगा। सेकंड कि यू आर आई डॉट डॉट गोइंग नाउ। अब इज एम आर दिया है, इसमें से क्या यहाँ फिल होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नॉट ओनली ही राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स बट आल्सो हिज फ्रेंड्स पब्लिशेस देम। सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। करेक्ट है तो फिर कोई बात नहीं, इनकरेक्ट है तो फिर क्यों इनकरेक्ट है। आइए ऐसे ही ढेर सारे रोमांचक क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आज का वीडियो देखिए मेरे साथ। वीडियो के लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इसको सीखिए। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं आपका योगेंद्र सर। स्टूडेंट्स आइए आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं कंजंक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन देखिए क्या होता है। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। संयोजक का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। ठीक है। इस कंजंक्शन को ही हम लोग कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं या लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब नहीं, लिंकिंग वर्ड कहें या कनेक्टिंग वर्ड कहें या ज्वाइनिंग वर्ड कहें, सब एक ही चीज़ है। तो कंजंक्शन को हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है ना। तो कंजंक्शन का क्या काम है? ये जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। अब जोड़ता किसको है? या तो दो वर्ड को जोड़ता है, या तो दो फ्रेजेस को जोड़ता है, या तो दो क्लॉजेस को जोड़ता है, या टू सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो दो वर्ड्स को, ठीक है, फ्रेज को, दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को आपस में ऐड करता है, जोड़ता है, उसी को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? जोड़ने का। अब बात यह है कि किसको जोड़ता है, तो आपके सामने हमने बता दिया कि कंजंक्शन दो वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को आपस में ऐड करता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल आप देखिए, एंड, बट, सो, ठीक, बिकॉज, अभी ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। देखिए इसी चीज़ को मैंने लिखा हुआ है इस तरह से कि जो कंजंक्शन होता है, देखिए दो वर्ड, ठीक है ना, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है। ठीक। कंजंक्शन क्या करता है कि इन दोनों वर्ड के बीच में आता है और इन दोनों को आपस में ऐड कर देता है। कंजंक्शन दो फ्रेज को भी आपस में ऐड करता है। दो फ्रेज के बीच में आता है और आकर के उनको आपस में ऐड कर देता है। कंजंक्शन दो क्लॉज को आपस में ऐड कर देता है। दो क्लॉज के बीच में आता है और दोनों को आपस में ऐड कर देता है। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, लिखा है रोशनी एंड रूबी आर गुड फ्रेंड्स। अब इसमें रोशनी ये आपका एक वर्ड है, रूबी एक वर्ड है। ठीक। एंड कंजंक्शन है जो इसको और इसको आपस में जोड़ रहा है। ठीक है ना। तो एंड हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो किसको जोड़ रहा है? दो वर्ड को, रोशनी और रूबी को। नेक्स्ट देखिए, देखिए लिखा है स्टूडेंट्स इग्नोरेंस एंड गार्जियंस केयरलेसनेस आर द मेन फैक्टर्स दैट लेड देम टू फेल्योर।
अब इसमें देखिए ये लिखा है स्टूडेंट्स इग्नोरेंस, ये आपका फ्रेज है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब एक से अधिक वर्ड हो। तो देखिए एक दो वर्ड है, ठीक है ना। और गार्जियंस केयरलेसनेस, एक वर्ड दो वर्ड, ये आपका हो गया, ठीक है ना, दो वर्ड है, ठीक। तो फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब जिसमें एक से अधिक वर्ड हो, लेकिन उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये एक वर्ड दो वर्ड है, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। एक दो वर्ड है, लेकिन इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो एक फ्रेज ये हो गया, एक फ्रेज ये हो गया। एंड क्या करा, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो कंजक्शन दो वर्ड को आपस में जोड़ता है, दो फ्रेज को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। उसी तरह से एग्जाम्पल ये भी देख लीजिए। लिखा है मोहन इज माई फ्रेंड एंड रोहन इज माई ब्रदर। इसमें देखिए एंड यहाँ पर है, तो एंड के पहले देखिए ये आपका एक सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब कुछ है इसमें। सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब कुछ है इसमें। तो ये आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है। और एंड क्या कर रहा है? दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन दो वर्ड को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो फ्रेज को आपस में वो ऐड करता है। ओके, तो ये हो गया आपका कंजंक्शन का डेफिनेशन कि ऐसा वर्ड जो दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन एंड, बट, सो, बिकॉज, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ओके, अब आ जाइए काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के काइंड्स कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं, मतलब कंजंक्शन के प्रकार कितने होते हैं। तो कंजंक्शन देखिए हमारे दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग कोऑर्डिनेटर कहते हैं और दूसरे को हम लोग सबऑर्डिनेटर कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटर। इसी कोऑर्डिनेटर को हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटर्स। इसी को हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी कहते हैं। तो चाहे सबऑर्डिनेटर कहिए चाहे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहिए, एक ही चीज़ है। कोऑर्डिनेटर कहिए चाहे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो कंजंक्शन हमारे दो टाइप के, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है ना। अब एक छोटा सा मैं एक और चीज़ में बताना चाहता हूँ, क्लॉज। क्या बताना चाहता हूँ मैं? क्लॉज। देखिए क्लॉज इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आगे थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा। देखिए क्लॉज क्या होता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक। इसके पहले क्या बताएं? फ्रेज। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन विदाउट फाइनाइट वर्ब। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन विदाउट फाइनाइट वर्ब। और क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विथ फाइनाइट वर्ब, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें फाइनाइट वर्ब दिया हो, उसी को हम लोग क्लॉज कहते हैं। और जहाँ फाइनाइट वर्ब रहेगा वहाँ उसका सब्जेक्ट भी रहेगा। मतलब अगर किसी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब दिया है तो उसका साथ में सब्जेक्ट भी रहेगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड विथ फाइनाइट वर्ड एंड सब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लॉज, ठीक है ना। तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। दोनों में बस अंतर इतना है कि क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होता है और फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये क्लॉज में देखिए दो तरह के क्लॉज होते हैं, ठीक है ना। क्लॉज हमारे दो नहीं, ऐसे समझिए तीन तरह के क्लॉज होते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। तीन होते हैं, लेकिन ऐसे देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे तो दिया रहेगा कि मुख्य रूप से दो ही होते हैं। क्या होते हैं? दो ही होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ठीक। प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं। इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं आप, ठीक। तो इंडिपेंडेंस डे मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता दिवस, जिसमें हम स्वतंत्र होते हैं, हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़, तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम क्या कहते हैं? मेन क्लॉज कह सकते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो नाम से ही पता चल गया कि ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, इसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होता है, मीनिंग के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, और ठीक है ना। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित। क्या होता है? आश्रित। जो आश्रित हो, तो सबऑर्डिनेट हमेशा आश्रित होता है, और किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। तो मतलब कहने का है कि सबऑर्डिनेट को हमेशा प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है।
प्रिंसिपल को सबऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक, लेकिन सबऑर्डिनेट को हमेशा प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट के ऊपर आश्रित नहीं रहता है, लेकिन सबऑर्डिनेट हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर आश्रित रहता है। प्रिंसिपल के बिना इसके प्रिंसिपल के सबऑर्डिनेट का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन प्रिंसिपल का हमेशा अस्तित्व अपना रहता है, ठीक है ना। तो दो क्लाज हो गया, प्रिंसिपल क्लाज, ऐसा क्लाज जो अपना पूर्ण अर्थ रखता है, स्वतंत्र अर्थ रखता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। सबऑर्डिनेट क्लाज, ऐसा क्लाज जो हमेशा प्रिंसिपल क्लाज के ऊपर डिपेंड रहता है, वो सबऑर्डिनेट क्लाज कहलाता है। और एक और क्लाज होता है कोऑर्डिनेट क्लाज। तो कोऑर्डिनेट भी प्रिंसिपल क्लाज ही होता है। कोऑर्डिनेट क्लाज भी क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाज होता है। जैसे प्रिंसिपल क्लाज का मीनिंग कंप्लीट होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, तो कोऑर्डिनेट भी का मीनिंग कंप्लीट रहता है, वो भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। बस अंतर इतना ही है कि प्रिंसिपल क्लाज के साथ कंजक्शन लगता है, नहीं लगता है, और कोऑर्डिनेट क्लाज के साथ कंजक्शन लगता है। प्रिंसिपल क्लाज के साथ कोई कंजक्शन नहीं लगता है और कोऑर्डिनेट क्लाज के साथ कंजक्शन लगता है। बाकी कोऑर्डिनेट भी स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, प्रिंसिपल भी इंडिपेंडेंट होता है। तो हमको फ़िलहाल दो की ज़रूरत है यहाँ पे, तो मैं दो बता दे रहा हूँ, ठीक। बाकी क्लाज के लिए एक अलग सा सेपरेट वीडियो बनेगा, वो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ओके। तो प्रिंसिपल क्लाज का कंप्लीट अर्थ होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। और सबऑर्डिनेट का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, ये हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए कंजक्शन हमने कितने बताए हैं, दो टाइप के, कोऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेटर्स। अब मैं इसका एग्जांपल में बता दे रहा हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम क्या है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देखिए, इसका डेफिनेशन पे अगर जाएं हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो पहला चीज़ कि इसका नाम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्यों पड़ा है, दूसरा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जिस कंजंक्शन का यूज हम लोग कोऑर्डिनेट क्लाज बनाने के लिए करते हैं, जिस कंजंक्शन का यूज हम लोग कोऑर्डिनेट क्लाज बनाने के लिए करते हैं, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन करते हैं। तो मतलब कहने का क्या हुआ, ये हुआ कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग हम लोग कोऑर्डिनेट क्लाज बनाने के लिए करते हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कहीं कोऑर्डिनेट क्लाज की ज़रूरत पड़ गई तो हमको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लाना पड़ेगा। बिना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के कोऑर्डिनेट क्लाज नहीं बनेगा। मैं बार बार कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो जिस कंजंक्शन का प्रयोग कोऑर्डिनेट क्लाज बनाने के लिए किया जाता है, उसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो प्रिंसिपल क्लाज को जोड़ता है। प्रिंसिपल क्लाज कहिए, मेन क्लाज कहिए, एक ही बात हुआ। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का क्या काम है, दो मेन क्लाज रहेंगे और उन्हीं को ये ऐड करेगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, मान लीजिए एक सेंटेंस हमारे सामने है, मोहन इज माय ब्रदर, मोहन मेरा भाई है, ये एक सेंटेंस है, ठीक। अब पूछा जाए, बताइए क्या इसका कंप्लीट सेंस है, मोहन इज माय ब्रदर, मोहन मेरा भाई है, क्या इस क्लाज का सेंटेंस का मीनिंग पूरा है, आपको समझ में आ रहा है, तो बोलेंगे हाँ, ये ऐसा सेंटेंस है जिसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है ना। रीता इज माई फ्रेंड, रीता मेरी फ्रेंड है, क्या इसका सेंस कंप्लीट है, इसको आप सुन रहे हैं तो इसका पूरा मीनिंग आप समझ ले रहे हैं, तो हाँ, इसका मतलब इसका सेंस कंप्लीट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा सेंटेंस है जो कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये भी ऐसा सेंटेंस है जो कंप्लीट सेंस दे रहा है। एक चीज़ याद रखिए, दो सेंटेंस अलग अलग होते हैं, दो सेंटेंस क्या होते हैं, अलग अलग। इनको जैसे ही हम कंजंक्शन लगा करके जोड़ते हैं, ये दोनों क्लाज में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, दोनों क्लाज में। देखिए लिखा है मोहन इज माई ब्रदर, ये सेंटेंस है, रीता इज माई फ्रेंड, ये भी सेंटेंस है। ये दोनों अलग अलग लिखा है, दोनों क्या है, सेंटेंस, लेकिन कह दिया जाए कि दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कंजंक्शन लगेगा। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में कंजंक्शन लगाएंगे, ये दोनों क्लाज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, क्लाज में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, आप कह दिया जाए कि इसमें कौन सा कंजंक्शन हम लगा करके जोड़ें, बात ही आ गई, ठीक है ना। तो देखिए अगर इस दोनों का मीनिंग कंप्लीट होगा, क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाएंगे। कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाएंगे,
ठीक है ना। तो दोनों का मीनिंग कंप्लीट है, ना तो ये इसके ऊपर डिपेंड है ना तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, कोई डिपेंड है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मेन क्लास हुआ और ये भी मेन क्लास बन जाएगा। ये मेन क्लास, अरे इसका मीनिंग कंप्लीट है ना, तो कंप्लीट है तो मेन क्लास बन सकता है, इसका भी मीनिंग कंप्लीट है तो ये भी मेन क्लास बन सकता है। और दो मेन क्लास को कौन जोड़ता है, दो मेन क्लास को जोड़ने वाला कंजंक्शन क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब जैसे देखिए ये दोनों का मीनिंग कंप्लीट है, इसको जब हम आपस में जोड़े हैं तो हमने एंड लगा करके जोड़ दिया। क्या लगाया, एंड। तो ये कौन सा क्लास है, मेन क्लास है। क्या है, मेन क्लास। क्यों मेन क्लास है, क्योंकि इसका सेंस हिंदी अर्थ कंप्लीट है। ये लिखा है रीता इज माय फ्रेंड, ये मेन क्लास है। क्या है, मेन क्लास। क्यों मेन क्लास है, क्योंकि इसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट है। अगर आपसे कह दिया जाए रीता मेरी फ्रेंड है तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आपसे कह दिया जाए मोहन मेरा भाई है तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो पूरी क्यों समझ में आ रही है, क्योंकि इसका अर्थ पूरा है, ठीक। तो ये जिसका अर्थ पूरा हुआ वो मेन क्लास हुआ, ये भी मेन क्लास, ये भी मेन क्लास। दो मेन क्लास को जोड़ना रहता है तो हमको कौन सा कंजंक्शन लगाना चाहिए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाना चाहिए। कौन सा कंजंक्शन लगाना चाहिए, कोऑर्डिनेट। तो देखिए दो मेन क्लास को ये जोड़ा है इसलिए कोऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है ना। और बात आई समझ में। और भी मैं बताया हूँ कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसका नाम क्यों है, ये उसका आंसर हो गया। अब कोई पूछ दे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसे कहते हैं, तो जिस कंजंक्शन का यूज हम लोग कोऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए करते हैं। ये कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये जो मेन क्लास है, देखिए ये भी मेन क्लास है, माने प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के आगे कोई कंजंक्शन नहीं लगता, नहीं लगा है, ये भी मेन क्लास है, ठीक है। ये भी प्रिंसिपल है लेकिन इसके साथ कंजंक्शन लग गया है। अब कौन सा कंजंक्शन लगाया है, कोऑर्डिनेट। कौन सा, कोऑर्डिनेट। तो जैसा कंजंक्शन रहेगा वैसा क्लास का नाम रहेगा। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इससे जो ये क्लास बना इसको हम कोऑर्डिनेट क्लास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास कह सकते हैं। है तो मेन क्लास है, ये कोऑर्डिनेट नहीं कहलाएगा, ये मेन क्लास है। मेन क्लास को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कह सकते हैं। कब, जब उसके साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लग जाएगा तब, ठीक। अब इस वीडियो को फिर से बैक करके सुनिए एक बार, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से आ जाइए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगला कंजंक्शन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब देखिए कंजंक्शन का क्या काम है, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो वर्ड को आपस में जोड़ना। अब देखिए हमारे पास दो सेंटेंस है। क्या है, दो सेंटेंस है, ठीक है ना। दो सेंटेंस में से एक सेंटेंस ऐसा है, हमारे पास कितना सेंटेंस है, दो। क्या है, दो सेंटेंस, ठीक है ना। दो सेंटेंस में से एक सेंटेंस ऐसा है जिसका सेंस कंप्लीट है पूरी तरह से, तो वो प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा, ठीक। दूसरा सेंटेंस हमारे पास ऐसा दे दिया है कि इसका सेंस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मतलब इसको हम पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग हमको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। इसका मीनिंग पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये किसी में जुड़े तो मीनिंग कंप्लीट कर दे, लेकिन अकेले नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब जिस क्लास का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है। क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लगेगा वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब देखिए एक हमारा कौन सा क्लास है, मेन क्लास। ये कौन सा क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास। दोनों को जोड़ा किसने, कंजंक्शन ने। अब इसका क्या नाम रहेगा, सबऑर्डिनेट नाम रहेगा। कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ रहा है। तो जिस कंजंक्शन का यूज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए जब कंजंक्शन को लगा करके हम सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ते हैं, अभी मैं बताया हूँ कि दो सेंटेंस अलग अलग लिखे रहते हैं तो सेंटेंस होते हैं, और जैसे ही उनको कंजंक्शन लगा के जोड़ते हैं दोनों क्लास बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, दोनों के बीच में क्या लगा दिया, कंजंक्शन लगा दिया। तो जैसे ही कंजंक्शन लगाया तो ये क्या बन गया, क्लास बन गया। दोनों क्या बन गए, क्लास बन गए, ठीक। अब ये कौन सा क्लास है, सबऑर्डिनेट। तो कंजंक्शन का क्या नाम रहेगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। या ऐसे सोचिए कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कौन सा क्लास रहेगा, ये सबऑर्डिनेट क्लास। जैसा कंजंक्शन रहेगा वैसा क्लास, या इसी बात को ऐसे भी कह दीजिए, जैसा क्लास हो वैसा कंजंक्शन लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा है मोहन वेंट टू मार्केट।
अगर आपसे कह दिया जाए कि मोहन बाजार गया, तो ये बात आपको समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे हाँ मोहन बाजार गया। अब बताइए अधूरी बात समझ में आ रही है कि पूरी बात समझ में आ रही है? तो पूरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब दूसरा सेंटेंस, इवनिंग केम, शाम हो गई, ठीक। अगर आपसे कह दिया जाए शाम हो गई, ठीक, तो शाम हो गई, बताइए इसकी तुलना में ये पूरा अर्थ दे रहा है? क्या आपने सुना आपसे कोई आके कहता है कि शाम हो गई, शाम हो गई, शाम हो गई, ठीक है ना, ठीक। अब शाम हो गई, अरे तो क्या हुआ शाम हो गई? तो उसके आगे कुछ बोलो, उसके पीछे कुछ बोलो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी बात तो नहीं बता रहा है, जो बोल रहा है शाम हो गई पूरी बात नहीं बता रहा है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस से एक सेंटेंस ये है, इसका सेंस पूरा है लेकिन इसका सेंस है लेकिन पूरा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सेंस पूरा है तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा, इसका सेंस पूरा नहीं है तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। अगर इसका भी सेंस पूरा रहता तभी सबऑर्डिनेट नहीं, तभी कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता। क्या बनता? कोऑर्डिनेट। तब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते, लेकिन इसका सेंस पूरा नहीं है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा, तो यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगेगा। जैसा क्लॉज वैसा कंजंक्शन। लिखा है कि दे नहीं, ये हमने मोहन लिख देते हैं, ठीक है। मोहन वेंट टू मार्केट, मोहन बाजार गया। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हो गई तो मोहन बाजार गया। जब हम अकेले करें शाम हो गई तो अर्थ कंप्लीट नहीं है, लेकिन जैसे इसमें जोड़ रहे हैं इसकी सार्थकता पता चल जा रही है कि जब शाम हुई मोहन बाजार चला गया, ठीक है। तो इसका सेंस तब कंप्लीट हुआ जब ये इसमें ऐड हुआ, ठीक। तो इसका मतलब कि ये अपने सेंस के लिए इसके ऊपर डिपेंड है। जो डिपेंड रहता है उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट को ही हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक। तो जब ये सबऑर्डिनेट हुआ तो एक अपने आप प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हुआ? प्रिंसिपल। जब सबऑर्डिनेट है तो साथ में प्रिंसिपल जरूर रहेगा, ठीक। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये हमारा कौन सा कंजंक्शन हो गया? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक। अब आगे आ जाइए। अब देखिए तो पीछे हमने ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी बता दिया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी। अब कोऑर्डिनेट बारी बारी से सारा कंजंक्शन पढ़ लेते हैं। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जिस कंजंक्शन का यूज हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए करते हैं उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन होता है? एंड, आर, नार, स्टिल, एट, बट, फॉर, देयरफॉर, ये है सब, ठीक है ना। देखिए देयरफॉर, ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अभी और है, देखिए बोथ डॉट डॉट एंड, ये कंजंक्शन है। आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट नार, ठीक है ना। उसी तरह से नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, ये सब आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एक बार में देख लीजिए, एंड, आर, नार, स्टिल, एट, बट, देयरफॉर, ठीक है ना। बोथ एंड डॉट डॉट एंड, आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट नार, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब आपके क्या हैं? सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये देखिए एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और यहाँ देखिए इसमें बोथ जोड़ दिया है, बोथ डॉट डॉट एंड। ये क्या है? आर, इसमें आइदर जोड़ करके आइदर आर बना दिया। ये क्या है? नार, इसमें नाइदर जोड़ के क्या बना दिया? नाइदर नार। तो सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए इस कंजंक्शन में और ये जो कंजंक्शन लिखा है इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये ऐसे कंजंक्शन ये जोड़े में आते हैं। ये क्या है? जोड़े में, मतलब कि ये आएगा तो ये भी साथ में आएगा, ये आएगा तो ये भी साथ में आएगा, ये आएगा तो ये भी साथ में आएगा, ठीक है ना। तो ये जोड़े में है। क्या है? जोड़े में। और इस तरह के कंजंक्शन को हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। कौन सा कंजंक्शन कहते हैं? कोरिलेटिव। जब कंजंक्शन जोड़े में आता है तो उसको हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन, इतना देर से मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन अभी तक ना तो किसी ने लाइक किया और ना ही कोई कमेंट किया। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रहा तो आप लाइक मत करिए, डिसलाइक कर दीजिए, ठीक। आप कमेंट मत करिए। लेकिन अगर आपको ईमानदारी से पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए और सारे लोग कमेंट करिए तो फिर आगे चलें, नहीं तो फिर रहने देते हैं। और मैं पहले से कह देता हूँ कि अगर जो कमेंट नहीं करेगा तो रात में भयानक भयानक सपने उसको आएंगे। जो लड़का वीडियो देखेगा, ठीक, अधूरा देखेगा, स्किप करके देखेगा, ठीक, कमेंट नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, रात में भयानक भयानक सपने आएंगे, वो बेड से नीचे गिर जाएगा,
ठीक। और उसके साथ क्या क्या होगा वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको कमेंट अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर आगे आप इसमें कमेंट करिए। चलिए देखिए, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन यही है। एक कौन सा कंजंक्शन? कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कहाँ से आया? ये भी एक तरह, ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या है? कोऑर्डिनेट। मतलब कहने का है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कुछ ऐसे होते हैं जो जोड़े में आते हैं, पेयर में। जो पेयर में आता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। बोथ एंड, आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है ना। अब इन्हीं को हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अब इनकी कुछ खासियत है। क्या खासियत है? देखिए, ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा देखिए, यहाँ देखिए ये लिखा है ना, बोथ डॉट डॉट एंड, फिर देखिए ये हमेशा सेम आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं। मतलब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों जगह लगेगा। अगर यहाँ पर नाउन है तो यहाँ भी नाउन ही आएगा, ठीक। अगर यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ प्रोनाउन आएगा, यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव आएगा, यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब है, अगर फ्रेज है तो फिर यहाँ भी फ्रेज आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ नाउन दे दे यहाँ प्रोनाउन दे दे, नहीं। तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, ठीक है। दो है ना कोरिलेटिव, एक देखिए जोड़े में एक ये है और एक ये है, तो इसके बाद जो आएगा, ठीक है, वही सेम इधर भी होना चाहिए। आइदर आर जोड़े में है तो इसके बाद यहाँ पे जो आएगा वही चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। वही चीज़ का मतलब क्या हुआ कि अगर नाउन यहाँ है तो यहाँ वही नाउन, वो नाउन नहीं। मतलब यहाँ मोहन है तो यहाँ मोहन, ये जरूरी नहीं है। मतलब मोहन क्या है? नाउन है, तो यहाँ राधा आ सकता है, तो राधा भी नाउन, मोहन भी नाउन। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन, यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन, यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव, यहाँ फ्रेज है तो यहाँ भी फ्रेज आएगा, ठीक। उसी तरह से ये सब में है, ठीक। कि अब ये जो जोड़े में होते हैं तो इनके साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके बाद आएगा, पहले वाले के बाद, वही सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच दूसरे वाले के बाद आएगा, ठीक है ना। अब बात आई समझ में? चलिए देखिए एग्जाम्पल में थोड़ा सा बता दूं। लिखा है सी इज नॉट ओनली ईगर टू गेट विजडम बट आल्सो टू डिस्प्ले इट। अब मान लीजिए आपको सेंटेंस चेक करना है, सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ नॉट ओनली लिखा है और इसके साथ में बट आल्सो लिखा है। तो बताए हैं कि नॉट ओनली के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ आएगा वही सेम इसके बाद भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आप अगर हमको सेंटेंस सही करना है तो इधर उधर मत ढूंढिए। बाद में देखिए नॉट ओनली पहले लिखा है कि बट आल्सो पहले लिखा है, ठीक है। पहले कौन लिखा है? नॉट ओनली। बाद में कौन लिखा है? बट आल्सो। तो उल्टा चेक करना चाहिए, रिवर्स चलिए, इधर से इधर जाइए, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए लिखा है, इस सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, सारे कोरिलेटिव के लिए ही रूल है, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है ना। तो आप इधर से चलिए, बट आल्सो के बाद क्या दिया है? नाउन। तो नाउन दिया है तो यहाँ भी नाउन आना चाहिए। इसको देख के फिर इसको नहीं देखिए, उल्टा चलिए। बट आल्सो के बाद क्या दिया है? फ्रेज। तो यहाँ भी फ्रेज ढूंढिए। अगर यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन ढूंढिए, ठीक है ना। तो देखिए बट आल्सो के बाद क्या लिखा है? इन्फिनिटिव। क्या लिखा है? इन्फिनिटिव, ठीक। तो अगर यहाँ इन्फिनिटिव लिखा है तो नॉट ओनली के बाद देखिए बट आल्सो के बाद इन्फिनिटिव, तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए? इन्फिनिटिव, ठीक। तो यहाँ देखिए इन्फिनिटिव आया है? नहीं, यही सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है ना। अब सही कैसे होगा? यहाँ इन्फिनिटिव है तो यहाँ भी आप इन्फिनिटिव कर दीजिए, ठीक है ना। इस इन्फिनिटिव को उठा के यहाँ कर दीजिए। तो देखिए कोरिलेटिव की ये खासियत होती है कि कोरिलेटिव में दोनों सेम पार्ट्स ऑफ, दोनों जहाँ हमको यूज करना है, ठीक, इसके साथ एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों साइड में लगता है, नंबर 1, ठीक है ना। अगर यहाँ एडवर्ब है तो यहाँ एडवर्ब, एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव, प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 कि कोशिश करना चाहिए कि ये दोनों जितना संभव हो सके उतना पास रहें, ठीक। ये नहीं कि बोथ ओनली, यहाँ ये वाला नाउन यहाँ लिख दीजिए, इसको उठा के यहाँ कर दीजिए, नहीं। कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये करीब रहें, ठीक है ना। चलिए
तो ये देखिए हमने यहाँ बट आल्सो के बाद क्या है इन्फिनेटिव, तो नॉट ओनली के बाद क्या आना चाहिए इन्फिनेटिव, दे दिया है क्या एडजेक्टिव। अब इसको सही का अगर हम करें तो देखिए इसका आंसर ऐसे सही होगा। अगर इसको हम सही करें तो हो जाएगा सी इज, ठीक, ईगर को इधर लेते आइए, ई एज ईगर, ठीक है, सी इज ईगर नॉट ओनली टू गेट विजडम, बाकी इधर सब वही रहेगा, ठीक है ना। लिख दे रहा हूँ बट आल्सो टू डिस्प्ले इट, ठीक। नॉट वन, बट आल्सो के बाद क्या है इन्फिनेटिव, नॉट ओनली के बाद क्या आ गया इन्फिनेटिव, करेक्ट हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए आइदर द एक्शन वाज जस्ट आर अनजस्ट, ठीक है ना। तो आइदर लिखा है, आर लिखा है, जोड़े में है, ये कोरिलेटिव है। आइदर के बाद क्या दिया है, ये एक्शन नाउन है, आर के बाद क्या दिया है, ये एडजेक्टिव है, यही रॉन्ग हो गया। होना क्या चाहिए, या तो दोनों नाउन हो या तो दोनों एडजेक्टिव। अब इसको करेक्ट करिए, ठीक है ना, करेक्ट करिए तो उल्टा जाएंगे, क्या जाएंगे उल्टा, इधर से जाओ। आर के बाद क्या दिया है एडजेक्टिव, तो आइदर के बाद क्या चाहिए एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब इसमें देखिए एडजेक्टिव कौन है, यही हमारा आपका एडजेक्टिव है। ऐसा लिखिए कि ये यहाँ चला जाए, ठीक है ना, कहाँ चला जाए यहाँ, ठीक। तो देखिए यहाँ कब जाएगा, जब देखिए ये ऐसे अगर आप कर दें द एक्शन वाच, ठीक है ना, आइदर जस्ट, ये एडजेक्टिव, आर अनजस्ट, ये आपका एडजेक्टिव, ठीक। बहुत ऊंची चीज़ है और बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए कोई भी चीज़ नया मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या है, उसको 2-3 बार देखिए सब क्लियर हो जाएगा। लिखा है सचिन इज नॉट ओनली फेमस इन इंडिया बट आल्सो इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए नॉट ओनली के बाद फेमस एडजेक्टिव है, अब बट आल्सो के बाद इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखिए तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है एडवर्ब का, ठीक है ना। तो अगर बट आल्सो के बाद एडवर्ब है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए एडवर्ब, ठीक। अब इसको करेक्ट करिए, उल्टा चलिए इधर से, तो बट आल्सो के बाद क्या लिखा है एडवर्ब, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ भी ये भी जो काम इन ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ये इन इंडिया लिखा है, जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है, ये एडवर्ब है तो फिर ये भी एडवर्ब हुआ। तो ऐसा सेट करिए कि ये यहाँ चला जाए, ठीक है ना, मैंने नॉट ओनली को यहाँ कर दीजिए तो हो जाएगा आपका, देखिए सचिन इज, फेमस को इधर ले लीजिए, फेमस हो गया नॉट ओनली इन इंडिया, ठीक, बट आल्सो इन ऑस्ट्रेलिया। बट आल्सो के बाद देखिए इन प्लस नाउन, नॉट ओनली के बाद इन प्लस नाउन, तो इन प्लस नाउन है, काम एडवर्ब का कर रहा है, ठीक, ये हो गया। तो हमेशा कभी भी कोरिलेटिव आता है तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना चाहिए कि देखिए ये कोरिलेटिव है, इनके दोनों के बाद दो शब्द हैं तो दोनों के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, बस इसी बात का केयर करना है। देखिए एक रूल और मैं आपको बता देता हूँ कि बोथ डॉट डॉट एंड, बोथ डॉट डॉट एंड ये कोरिलेटिव है, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिए कि बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा, क्या लगेगा एंड, बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा, बोथ के साथ कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं आएगा। अब बोथ एंड देखिए करेक्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए बोथ डॉट डॉट एंड की जगह एज वेल एज आ जाए तो ये रॉन्ग हो गया, या बोथ की जगह एलॉन्ग विथ आ जाए तब भी ये इनकरेक्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बोथ का जोड़ा क्या होगा पेयर, एंड, केवल एंड, नंबर 1। दूसरा कि इसका प्रयोग बोथ डॉट डॉट एंड, इनका प्रयोग निगेटिव में नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। बोथ डॉट डॉट एंड का यूज हम लोग निगेटिव सेंटेंस में नहीं करते, इसका यूज हमेशा पॉजिटिव में होगा, क्या होगा पॉजिटिव में। और दूसरा बोथ डॉट डॉट एंड, इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगता है,
हमेशा प्लूरल लगेगा। बोथ डॉट डॉट एंड के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। बोथ डॉट डॉट एंड का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, निगेटिव में इसका यूज नहीं होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिए, लिखा है बोथ मोहन एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट टू प्ले। अब एक सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि बोथ के साथ क्या दे दिया, एज वेल एज, होना क्या चाहिए, एंड। ठीक है ना, बस क्योंकि बोथ का जोड़ा एंड होता है, इसको हटा के एंड कर दीजिए, बाकी सेम रहेगा। ठीक, यहाँ जाइए, बोथ रोशनी एंड तनु डज नॉट गो टू दिल्ली। तो बोथ के साथ क्या लिखा, एंड, बोथ का जोड़ा क्या होता है, एंड, यहाँ सही हो गया। दूसरा कि बोथ और एंड, ये सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव। बोथ डॉट डॉट एंड का प्रयोग निगेटिव में नहीं होता है, किस में होता है, पॉजिटिव में। तो मान लीजिए अगर सेंटेंस में निगेटिव दे दिया है तो इसको करेक्ट कैसे करें, तो इसका उपाय है बोथ एंड को हटा के उसको नाइदर नार में चेंज कर दीजिए। किस में चेंज कर दीजिए, नाइदर नार में। बोथ को हटा के नाइदर और एंड को हटा के नार कर दीजिए। ठीक है, मतलब कि वो देखिए बोथ डॉट डॉट एंड, ये पॉजिटिव में है, अगर इसको निगेटिव में अगर यूज करना है तो ये कभी नहीं यूज होगा। तो उसका विकल्प क्या है, उसका विकल्प आपका ये है कि नाइदर, उसको बोथ डॉट डॉट एंड हटा के वहीं पे नाइदर नार लिख लीजिए। ठीक है ना, ये देखिए नाइदर है। ठीक, ऐसा समझ में, तो देखिए बोथ नाइदर, रोशनी ऐसे रहेगा, ये नार हो गया, तन वैसे, और ये जब नार नाइदर ये खुद निगेटिव है। ठीक है, तो जब नाइदर लग गया तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ख़त्म हो गया। अब वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल, क्या लगेगा, प्लूरल, क्योंकि दो लोग हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है ध्रुव इज आइदर रीडिंग आर मोहन। ठीक है ना, अब लिखा ध्रुव इज आइदर, आइदर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया है और आर के बाद क्या दे दिया है, नाउन दे दिया है। और अभी क्या बताए हैं कि आइदर के बाद वर्ब तो आर के बाद भी वर्ब चाहिए, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। आए समझ में ना, ठीक है। अब ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट कैसे होगा, तो उल्टा करिए, आइदर के बाद क्या लिखा है, नाउन। ठीक, तो नहीं, आर के बाद नाउन लिखा है तो आइदर के बाद भी नाउन आना चाहिए। ठीक, इसी ऐसा सेट करिए कि ध्रुव यहाँ चला जाए। तो देखिए आइदर ध्रुव आर मोहन, हो गया ना, इज रीडिंग। ठीक है ना। और दूसरा चीज़ जान लीजिए कि कोरिलेटिव में कोई कोरिलेटिव होता है, जैसे कोरिलेटिव है तो कोरिलेटिव में हम अगर वर्ब का यूज करें तो एक चीज़ याद रखिए कि वर्ब हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है सब। ठीक है ना, किसके अनुसार लगेगा, अपने नियरेस्ट सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। मान लीजिए हमको इज लगा, ये अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाए कि इज लगेगा कि आर लगेगा, तो इज लगेगा कि आर, तो इसके पास में कौन लिखा है, मोहन। मोहन क्या है, सिंगुलर, इसलिए इज लगा है। अगर ये प्लूरल होता तो ये आर हो जाता है। इसको ये देखिए, ये ध्रुव इससे दूर है, ये नहीं चेक होगा, जो पास में होगा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। देखिए नाइदर सी इज सैड नार हैप्पी, नार, ये देखिए नाइदर नार कोरिलेटिव है, जोड़े में है। नाइदर के बाद क्या है, प्रोनाउन, और नार के बाद क्या है, एडजेक्टिव, रॉन्ग हो गया। दोनों के बाद क्या चाहिए, सेम चाहिए। अब करेक्ट कैसे होगा, उल्टा चलिए, नार के बाद क्या है, एडजेक्टिव, तो नाइदर के बाद क्या कर दीजिए, एडजेक्टिव, ऐसा सेट करिए। एडजेक्टिव कौन है, ये सैड, यही यहाँ चला जाए, अभी सही हो जाएगा। तो हो जाएगा सी इज नाइदर सैड नार हैप्पी, नार के बाद एडजेक्टिव, नाइदर के बाद एडजेक्टिव, ये हमारा करेक्ट हुआ। ठीक, इसको देखिए। ठीक, इतना अच्छी अच्छी चीज़ बता रहे हैं आप लोग, ना तो कमेंट कर रहे हैं ना लाइक करिए। आप वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अब वीडियो के लास्ट में जब वीडियो देख लीजिए तो आप शेयर जरूर करें। देखिए ही इज नॉट ओनली वर्क्स हियर बट आल्सो इन ए फैक्ट्री। अब देखिए नॉट ओनली लिखा है, ठीक है, नॉट ओनली के बाद क्या आ गया, वर्ब, और यहाँ क्या लिखा, बट आल्सो। बट आल्सो के बाद ये आपका एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। तो बट आल्सो के बाद एडवर्ब है, तो यहाँ भी क्या चाहिए, एडवर्ब। अब करेक्ट कैसे होगा, उल्टा चलिए, तो बट आल्सो के बाद एडवर्ब है तो इसके बाद क्या चाहिए, एडवर्ब। इसमें देखिए ये एडवर्ब है, यही यहाँ चला जाए, अभी सही हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, तो देखिए ही वर्क्स नॉट ओनली हियर, हमने वर्क्स को उठा के यहाँ कर दिया, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक, नॉट ओनली हियर, अब नॉट ओनली के बाद एडवर्ब
बट आल्सो ये भी एडवर्ब। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए लिखा है रानी इज इनवाइटेड नॉट ओनली देयर बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। अब देखिए नॉट ओनली लिखा है बट आल्सो के बाद क्या है नाउन, और यहाँ क्या दे दिया है एडवर्ब दे दिया है। नॉट ओनली के बाद क्या है एडवर्ब, बट आल्सो के बाद क्या है नाउन। चाहिए क्या, दोनों सेम चाहिए, या तो दोनों एडवर्ब हो या तो दोनों नाउन हो। तो अब सही कैसे करेंगे, उल्टा चलिए, बट आल्सो के बाद क्या है नाउन, तो नॉट ओनली के बाद क्या चाहिए नाउन। अब देखिए ये तो एडवर्ब है, नाउन कौन है ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सेट करेंगे तो हो जाएगा नॉट ओनली रानी, ठीक है, नॉट ओनली रानी बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर इनवाइटेड, ठीक है ना। आए समझ में। देखिए अब बट आल्सो के बाद क्या आ गया नाउन, नॉट ओनली के बाद क्या आ गया नाउन। ठीक, अब बोले ना कि दोनों पास में रहेगा, तो देखिए कोशिश करना चाहिए कि जितना करीब हो सके। तो देखिए नॉट ओनली बट आल्सो एकदम आसपास हैं। ठीक, यहाँ देखिए सब आसपास हैं, सब आपके आसपास हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए राजन हैज नाइदर सबमिटेड हिज वर्क आर मी, लिखा है ना। अब यहाँ देखिए आइदर आर के बाद क्या है प्रोनाउन, आइदर के बाद क्या है वर्ब, यही रॉन्ग है, ठीक है ना। अब या तो दोनों के बाद वर्ब हो या तो दोनों के बाद प्रोनाउन। रिवर्स चलिए उल्टा, ये आर के बाद क्या है प्रोनाउन, ठीक है ना, आर के बाद क्या है प्रोनाउन, तो आइदर के बाद भी क्या आना चाहिए प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए तो अगर हम आइदर आर के बाद अगर मी लिखा है, ठीक है ना, ठीक, और आइदर के बाद हम इस राजन को अगर कर दें तो सही हो सकता है। तो आइदर राजन आर, ठीक है। अब यहाँ मी लिखा है, ठीक, और ये देखिए बच क्या रहा है ये वर्ब हमारा, तो हम इसको कहाँ लिख रहे हैं मी को, वर्ब के पहले। वर्ब के पहले क्या आता है, अब वर्ब के पहले अगर कोई नाउन प्रोनाउन लिखा जाएगा तो सब्जेक्टिव होना चाहिए, तो मी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। बात आई समझ में, ठीक है। अब दूसरा, अब ये हैज जो है हमने इसको हैव में बदल दिया। हैव में क्यों बदल दिया, क्योंकि अभी बताए हैं कि अगर दो सब्जेक्ट को रिलेटिव से जुड़ते हैं तो जो वर्ब होता है हमेशा पास वाले के अनुसार। तो बताइए ये हैव के करीब में कौन है, राजन की आई करीब है, आई के साथ हैव लगता है, ठीक है ना। और दूसरा ये इज को हमने किस में बदल दिया, माई में। अब हिज क्या है आपका, देखिए कभी भी हम सेंटेंस में अगर हम पॉजेसिव केस का यूज करते हैं तो पॉजेसिव केस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखिए वर्ब के इसके अनुसार है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये जो पॉजेसिव केस है ये भी इसी सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। तो आई का पॉजेसिव क्या होता है माई, ठीक। यहाँ आ जाइए डॉट यू आर आई एम गोइंग नाउ। अब इसमें से एक ही फील करना है, तो सोचिए कौन सा फील होगा, ठीक। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। देखिए तो क्या बोले हैं कि वर्ब हमेशा अपने निकटतम कर्ता के निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार, तो हम इज एम आर इसी में से कोई एक भरना है, तो आई के साथ क्या लगेगा आई एम, तो यहाँ क्या होना चाहिए आई एम। लेकिन सेंटेंस में इंट्रोगेटिव मार्क दिया है, तो हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के पहले। तो अगर आई एम को उठा के हम यहाँ लिख दें तो बताइए आई एम के सबसे करीब में कौन है, यू है, इसलिए और यू के साथ एम लगेगा नहीं, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा आर। बात आई समझ में, ठीक। अब वीडियो को रिवर्स करिए फिर समझिए। ये देखिए यू आर आई गोइंग नाउ। अब यहाँ पे देखिए हमको फिल करना इज एम आर, तो यहाँ पे यू यहाँ पे हम वर्ब लिखेंगे तो वर्ब के पास में आई है कि यू है, तो आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा आई एम। ये आपका करेक्ट, आई एम इसमें करेक्ट है, ये है, ठीक। फिर से आप समझ लीजिए ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक। यहाँ आ जाइए लास्ट, देखिए लास्ट है हमारा ही नॉट ओनली राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स बट आल्सो हिज फ्रेंड्स पब्लिशेस देम। अब इसको हमको देखिए नॉट ओनली लिखा है, ठीक। अब बट आल्सो के बाद क्या दिया है नाउन, और नॉट ओनली के बाद क्या दिया है वर्ब, यही रॉन्ग है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, ऐसा सेट करें कि जो बट आल्सो के बाद है, ठीक है, वही नॉट ओनली के बाद भी आए, ठीक। इसके पहले जहाँ भी देखिए ये जितना आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए, नॉट ओनली के बाद क्या आया है
या तो वर्ब आया है, एडवर्ब आया है, नाउन आया, प्रोनाउन, एक ही वर्ड आया हुआ है, ठीक है। एडजेक्टिव आया है, नाउन आया है, जो भी आया एक ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मिलाएंगे देखिए तो बट आल्सो के बाद केवल नाउन नहीं आया है, ये नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा सेंटेंस दिया है। यहाँ नॉट ओनली दिया है ना, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा दिया है, मतलब कि यहाँ पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कि नॉट ओनली के बाद क्या दिया है, केवल एडवर्ब दिया है। इसके बाद फिर बट आल्सो आ गया, उसके बाद फिर एडवर्ब दिया। जितना पीछे में एग्जांपल बताए हूँ सब आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये यही अंतर है। तो चलिए देखिए यहाँ बट आल्सो के बाद क्या दिया है, सेंटेंस दिया है, तो नॉट ओनली के बाद भी सेंटेंस आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, उल्टा चलते हैं। तो ये देखिए बट आल्सो के बाद सेंटेंस हो गया। इधर आइए तो नॉट ओनली के बाद भी सेंटेंस चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए, तो इस नॉट ओनली को यहाँ लिख दीजिए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा। तो नॉट ओनली यहाँ आ गया, ठीक। और यही देखिए तो नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अब बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये गलत है, अभी भी गलत है। अब गलत क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि आप लोग इतने लापरवाह हैं कि कभी रिवाइज नहीं करते हैं। बार बार कहा जाता है कि रिवीजन करिए, रिवीजन करेंगे तभी आप सफलता पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। अब रिवीजन कहाँ, एक आपको रूल पढ़ाया गया था इन्वर्जन लॉ, अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो जाके आज ही वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए इन्वर्जन लॉ का 2 वीडियो पढ़ा है, वहाँ देखिए, ठीक। इन्वर्जन लॉ पढ़ाया गया है कि अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में निगेटिव एडवर्ब आता है, कौन सा एडवर्ब, निगेटिव एडवर्ब आता है, ठीक है ना। जैसे देखिए नॉट ओनली लिखा है, नॉट ओनली, ठीक। तो ओनली एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, ठीक। और नॉट भी एडवर्ब है, लेकिन ये निगेटिव एडवर्ब है, क्या है, निगेटिव एडवर्ब, मतलब निगेटिव अर्थ देगा, ठीक है ना। तो देखिए ये सब्जेक्ट के पहले क्या लिखा है, निगेटिव एडवर्ब। अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले निगेटिव एडवर्ब आ जाएगा तो वहाँ इन्वर्जन लॉ लागू होगा, क्या होगा, इन्वर्जन। और इन्वर्जन लॉ क्या कहता है कि सेंटेंस में जो वर्ब है, ठीक है, उसके हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, ठीक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कि नॉट ओनली ऐसे रहेगा, ठीक। इन्वर्जन के कारण इसकी सहायक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट यस जुटा हुआ है, ठीक है। तो इसकी सहायक क्रिया उठा के यहाँ लिख देंगे, तो नॉट ओनली और इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया डज, ही, और जब डू डज लग गया तो यस गायब, ठीक है ना। बाकी सब अपने जगह पे रहेगा, ठीक। तो ये हुआ इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और कमेंट करिए और इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। कंजंक्शन का दूसरा पार्ट अगले वीडियो में बना करके मैं अपलोड करूंगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, अगर आपको ज़िंदगी में बेहतर बनना है, अच्छी सफलता पाना है तो रिवीजन मस्ट है। आप रिवीजन करिए, वीडियो को बिना कहे बार बार रिवीजन करते रहिए। ओके, मिलते हैं कंजंक्शन के अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान सीखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।